चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं एमपीपीवी सब इंजन के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित टॉप 10 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पाइप कनेक्टेड है पैरेलल में तो उसका हमारे पास क्वांटिटी सेम है। सो इसमें इसको क्या बोलते हैं, इसका आंसर लॉस ऑफ हेड बोलेंगे। सो विच क्वांटिटी, वो कौन सी क्वांटिटी होती है जिसमें इसका सेम पाइप हो और सेम पाइप साइज के कारण वो पैरेलल पोजीशन में स्थिर हो, कनेक्ट हो, तो उसको हम लॉस ऑफ हेड होता है इसमें। तो विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ हेड। लॉस ऑफ हेड रिमेन्स इफ द पाइप्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब भी हम पैरेलल को जब भी पाइप को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसमें लॉस ऑफ हेड होता है। तो पाइप्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज, दो वे में हम कनेक्ट कर सकते हैं, फ्लो थ्रू पैरेलल पाइप्स एंड फ्लो थ्रू सीरीज पाइप। हम पाइप को दो कंडीशन में कर सकते हैं, पैरेलल पाइप में और एक सीरीज पाइप में। पैरेलल पाइप्स के बारे में हम समझेंगे। So parallel pipes, the main pipe line divided into two or more parallel pipes, which again join together downstream. जब भी हम मेन पाइप को अगर हम दो भागों में, दो या दो से अधिक भागों में पैरेलल पाइप्स में अगर कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होता है, डाउन पोजीशन में कंडीशन हो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, पैरेलल में एक पाइप है ये और एक पाइप है सेकंड ये वाला। तो इसका जो डायमीटर है D1 है और पहले दूसरे वाले का जो पाइप का डायमीटर है D2 है और इसका डिस्चार्ज Q1 है और इसका डिस्चार्ज Q2 है। सो इसमें क्या होगा, इसमें ये एक दूसरे के पैरेलल अटैच है। पैरेलल कनेक्ट के बाद अगर यहाँ से जो डिस्चार्ज होता है फ्लो, तो फ्लो डिस्चार्ज होने के बाद ये कंटिन्यू होने के बाद इस टाइप से डिस्चार्ज हो जाता है, 1 और 2 में इस टाइप से डिस्चार्ज होता है। तो इसका जो हेड लॉस होता है, हेड लॉस इन पाइप होता है इसमें। यदि हम इट इज सेम बोथ पाइप्स इज गिवन, अगर हमारे पास जो पाइप है, पाइप की साइज बराबर है अगर, तो उसके लिए हमारे पास आ जाएगा हेड लॉस में एच एफ इक्वल टू 4F1V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1। ये फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास सेकंड के लिए भी हो जाएगा 4F2V2 स्क्वायर अपॉन 2G D2। ये हेड लॉस का फार्मूला होता है। क्योंकि फार्मूला हमारे पास ये होता है, लेकिन 1 के लिए और 2 के लिए लगाएंगे तो हमारे पास जब हम डिस्चार्ज करेंगे, डिस्चार्ज के लिए करेंगे तो डिस्चार्ज इन पैरेलल पाइप, तो the rate of flow in the main pipe is the sum of rate of flow in branched type। अब इसमें क्या करें, डिस्चार्ज जब करेंगे तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, दोनों इसमें डिस्चार्ज हो जिसके कारण हेड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ टेपर इज 120, फाइंड द लेंथ ऑफ वर्क पीस। एक टेपर दिया हुआ है आपको 1/20, उसमें लेंथ ऑफ वर्क पीस की लंबाई निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm। कैसे निकाला होगा उसको हम डिस्क्रिप्शन में देखेंगे। गिवन में आपको अमाउंट ऑफ टेपर दिया है 1/x के फॉर्म में दिया जाता है, जिसका होता है 1/20। ये दिया हुआ टेपर, तो लेंथ ऑफ वर्कपीस निकालना है, मतलब आपको निकालना है टी। सो 1/x इक्वल टू, तो यहाँ पर आपको लेंथ निकालना मतलब एल निकालना है। तो एल लेंथ निकालेंगे तो एल वन फार्मूला हो जाएगा 1/x इक्वल टू डी माइनस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन लेंथ। ये फार्मूला होता है 1/x इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल होता है फार्मूला, जहां पर डी होगा बड़ा वाला डायमीटर और स्मॉल डी होगा छोटा वाला डायमीटर और एल होगा वर्क पीस की लंबाई। तो अगर टेपर वर्क पीस है, वर्क पीस अगर टेपर है, इस टाइप से टेपर है अगर, तो इसमें हमारे पास जो ये वाला डायमीटर रहेगा ये कैपिटल डी रहेगा और ये छोटा वाला डायमीटर ये स्मॉल डी रहेगा। तो हमको कैपिटल डी और स्मॉल डी अकॉर्डिंगली लगाना, तो 1/20 इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एल। यदि हमको कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, दोनों का जो डिफरेंस है उसका 1 सेंटीमीटर है। सो इसको हम जब हम सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ पर 1 रख देंगे, तो 1 रख करके लेंथ हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 200 mm भी लिख सकते हैं, तो लेंथ इसकी 200 mm आ जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mm। 20 सेंटीमीटर आया, इसको अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm होता है, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो 200 mm हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी 200 mm। कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी जो है इसके बीच में डिफरेंस जो है 1 का है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लेंथ निकल आएगी वर्क पीस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैंटिलीवर बीम शोन इन फिगर फेल्स ड्यू टू अ पॉइंट लोड ऑफ F 2 kN एंड L इक्वल टू 2 मीटर, देन स्ट्रेस एट फेलियर इज।
आपको एक कैंटिलीवर बीम दी हुई है, उसको डायग्राम में जो जिसमें फोर्स दिया हुआ हमारे पास, पॉइंट लोड दिया हुआ 2 किलोन्यूटन, उसकी लेंथ दी है 2 मीटर। तो इसमें फेलियर ऑफ स्ट्रेस निकालना है, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपको डायग्राम दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम दी हुई है, कैंटिलीवर बीम इसमें पॉइंट लोड एफ है और लेंथ इसकी एल है। तो आपको ये दोनों डायमेंशन दिए हुए है, कैंटिलीवर बीम में पॉइंट लोड दिया और लेंथ दिया। फार्मूला आ जाएगा, शियर स्ट्रेस का फार्मूला होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फार्मूला होता है शियर फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो होगा टाउ मैक्स शियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल टू शियर स्ट्रेस टाउ अपॉन एरिया हो जाएगा। तो इसके लिए हम अगर रखेंगे तो हमारे पास शियर फोर्स है, शियर फोर्स होता है एफ अपॉन ए हो जाएगा, तो डब्ल्यू इंटू टी के फॉर्म में। तो एफ हमको दिया हुआ, पॉइंट लोड दिया 2 किलोमीटर का, तो 2 किलोमीटर लिख दिया। ये हो जाएगा डब्ल्यू इंटू टी, क्योंकि आपको जो दिया हुआ है कैंटिलीवर बीम, तो कैंटिलीवर बीम में हमारे पास इसकी थिकनेस दी हुई है और इसकी विड्थ दिया हुआ है। सो हम उसको डब्ल्यू इंटू टी के फॉर्म में, तो इसका एरिया हो जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया, तो 2 किलोमीटर अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2 किलोन्यूटन दिया है, तो किलोमीटर को न्यूटन में चेंज करोगे तो किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ हो जाता है। तो इसको हम यहाँ कर देंगे 2 इंटू 10⁻³ अपॉन ए एस। ये आंसर हो जाएगा टाउ मैक्सिमम मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकाला आएगा 2 इंटू 10⁻³ अपॉन ए सी एस क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो हेयर क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नॉट गिवन। आपको ये वाली दी नहीं है क्वेश्चन में ऑप्शन में, इसलिए ये वाला हमारा इसका आंसर जो है ये सही रहेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, हाई ग्रेड सेट ऑफ स्लिप गेजेस preserved in a factory and not put into general use would be a standard of the type। स्लिप गेज में जो हाई ग्रेड प्रिजर्व्ड होता है तो फैक्ट्री में, तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड टाइप कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा वर्किंग, कार्यशील हो जाएगा। हाई ग्रेड सेट ऑफ स्लिप गेज preserved in a factory and not put into general use would be a standard of the following of the type of working। वर्किंग के लिए हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ, इफ कंपैरिजन रेशियो ऑफ ऑटो साइकिल इज 4 देन एफिशिएंसी विल बी। आपको ऑटो साइकिल के क्वेश्चन दिया हुआ, इस एक यदि ऑटो साइकिल में कंपैरिजन रेशियो आपको 4 दिया हो तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसका सॉल्व करेंगे हम। ऑटो साइकिल का अगर एफिशिएंसी निकालो, उसका फार्मूला होता है न्यू ऑटो इक्वल टू 1 - 1 अपॉन आर सी रेज़ टू गामा -1। ये इसका फार्मूला होता है, जहां पर आर सी है वो कंपैरिजन रेशियो है और गामा है ये आपको स्पेसिफिक रेशियो दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। तो हमारे पास जो ऑटो साइकिल का स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है 1.4 होता है और आपको कंपैरिजन रेशियो दिया हुआ है 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है कंपैरिजन रेशियो। तो आरसी की जगह पे हम 4 रख देंगे और गामा की जगह पे 1.4 रख देंगे। इसमें हम पुट कर देंगे इस फार्मूले में, तो हो जाएगा न्यू ऑटो इक्वल टू 1 - 1 अपॉन 4/1.4 - 1। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4/1.4 - 1 करेंगे तो 1.74 आ जाएगा। इसको कैलसी सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 - 0.57। सो ऑटो ये आ जाएगी एफिशिएंसी 0.425। इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो 42% आ जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी ऑटो साइकिल की आ जाएगी 42%। क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हो कंपैरिजन रेशियो दिया हुआ है, तो ये कंपैरिजन रेशियो आरसी से करते हैं 4। गामा ऑटो साइकिल का जो स्पेसिफिक हीट का रेशियो ये 1.4 होता है ऑटो साइकिल का, तो आपको ये याद करना है। तो इसके हिसाब से हमारे पास ये दिया हुआ है, इसको अगर हम रखेंगे तो 42% आ जाएगी ऑटो की एफिशिएंसी ऑटो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आईसी इंजन has swept volume of 6 liters 8000 rpm and has main effective diameter of 600 kN per meter square। The indicated power will be। आपको एक आईसी इंजन का क्वेश्चन दिया जिसमें स्विफ्ट वॉल्यूम दिया है 6 लीटर्स और स्पीड दी हुई है इसकी 100 आरपीएम और मेन इफेक्टिव प्रेशर दिया हुआ आपको 600 kN पर मीटर स्क्वायर। तो इसका इंडिकेटेड पावर निकालना है। इंडिकेटेड पावर क्या रहेगा? तो इसका आंसर जो आ रहा है 60 किलोवाट एंड 30 किलोवाट आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे आ रहा है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम 4 स्ट्रोक के लिए n इक्वल टू n/2 करते हैं। जो नंबर ऑफ स्ट्रोक आएगा वो n इक्वल टू n/2 रहेगा, स्पीड का हाफ रहेगा n/2। ये 4 स्ट्रोक में लेते हैं हम n इक्वल टू n/2। इंडिकेटेड पावर का फार्मूला होता है ये IP इक्वल टू
PMLANK अपॉन 100 × 60 किलोवाट। ये आपको होता है इंडिकेटेड पावर का। आईपी का मतलब होता है इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर होता है आईपी का मतलब। तो अगर हम इंडिकेटेड पावर का फार्मूला लगाएंगे तो ये वाला लगाना है। तो आईपी इक्वल टू PMLANK अपॉन 100 × 60। जहां पर आपको ये मालूम है कि PM है मैन्युफैक्चर प्रेशर है, L लेंथ है, A एरिया है, N है हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रोक और K कांस्टेंट है। इसकी हम वैल्यू पुट करेंगे तो इस आपको एक चीज मालूम है, आपको स्वेप्ट वॉल्यूम दिया हुआ था। स्वेप्ट वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है ये होता है एरिया का। स्वेप्ट वॉल्यूम जो होता है एरिया के बराबर होता है, तो π/4 × d² × L ये आ जाएगा। तो इसका आ जाएगा स्वेप्ट वॉल्यूम A × S। जब हम इसमें अगर हम 4 स्ट्रोक में लेते हैं, केस फर्स्ट है, एज्यूम 4 स्ट्रोक के लिए आईसी इंजन के लिए, तो 4 स्ट्रोक में हमारे पास फार्मूला लगा देंगे IP इक्वल टू PMLANK अपॉन 16/2000 अपॉन 2, क्योंकि हमने n की जगह पर n/2 रख दिया। यहाँ पर स्मॉल n था, यहाँ पर कैपिटल N अपॉन 2 रख दिया 4 स्ट्रोक के अकॉर्डिंग। तो इसमें हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने इफेक्टिव प्रेशर 600 दिया, तो 600 × 10⁻³ हो जाएगा, और ये हो जाएगा L हो जाएगा 6 × 10⁻³ और एरिया हो जाएगा 1000 इंटू K आ जाएगा 1 अपॉन 16/2000 इंटू 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंडिकेटेड पावर आ जाएगा 30 किलोवाट। ये आ जाएगा आपके लिए 4 स्ट्रोक के लिए। अगर हम 2 स्ट्रोक के लिए लेते हैं, 2 स्ट्रोक के लिए लेते हैं अगर, तो हमको जो n की वैल्यू है वो n के बराबर लेना है, स्पीड के बराबर लेना है, n इक्वल टू n RPM। सो हम इसमें इंडिकेटेड पावर का फार्मूला लगाएंगे तो IP इक्वल टू PMLANK अपॉन 60 × 1000। ये जो कि रहेगा क्योंकि हमारे पास n इक्वल टू n है। ये क्यों है? 2 स्ट्रोक में, 2 स्ट्रोक में n है। अगर 4 स्ट्रोक के लिए ले रहे हैं तो n/2 लगाना है, ये याद रखना है हमको। तो n की जगह पे n/2 4 स्ट्रोक में, और ये n रहेगा। तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे 600 × 10⁻³ तो 6 × 10⁻³ इंटू 1000 इंटू 1 अपॉन 16/1000। सॉल्व करेंगे 2 स्ट्रोक के लिए तो 60 किलोवाट आ जाएगा। तो 4 स्ट्रोक के लिए 30 किलोवाट आया था, और इंडिकेटेड पावर 2 स्ट्रोक के लिए आ गया 60 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स occurring ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज, आंसर हो जाएगा श्रिंकेज केविटी। द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स occurring ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज श्रिंकेज केविटी। डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, द अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ड्यूरिंग और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज श्रिंकेज केविटी। अनडिजायरेबल इफेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसके दौरान अगर सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस हो अगर, तो उसको हम श्रिंकेज केविटी बोलते हैं। श्रिंकेज के अलाउंस क्या होता है इसमें? ड्यूरिंग कूलिंग अप मटेरियल इन द कास्टिंग प्रोसेस द मोल्टन मेटल ट्राइज टू श्रिंक इन साइज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ ऑल 3 स्टेज। 3 स्टेज के लिए अगर हम डेंसिटी बढ़ रही हो अगर कूलिंग मटेरियल के दौरान, तो उसको हम श्रिंकेज अलाउंस बोलते हैं। इसमें हमारे पास कुछ बिस्मत दिया हुआ है, इसका नेग्लिजिबल दिया हुआ है, तो कोई डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के दिए हुए। सो इसमें ये बिस्मत दिया हुआ, ये नेग्लिजिबल दिया। तो वाइट मेटल टिन, टिन के लिए 5 mm/m होता है, और कास्ट आयरन श्रिंकेज वैल्यू आपको दी हुई है, ये श्रिंकेज वैल्यू वाइट मटेरियल के लिए, मेटल के लिए, टिन के लिए 5 mm/m होता है, कास्ट आयरन के लिए 10 mm/m होता है, ब्रास के लिए होता है 15 mm/m, कॉपर के लिए होता है 17 mm/m, स्टील के लिए होता है 20 mm/m, एंड जिंक के लिए होता है 24 mm/m। ये आपको श्रिंकेज वैल्यू दी हुई है अलग अलग मटेरियल की। श्रिंकेज वैल्यू अगर आपको व्हाइट मेटल के टिन का अगर पता निकालना तो आ जाएगा 5 mm/m, कास्ट आयरन का श्रिंकेज वैल्यू 10 mm/m, ब्रास का श्रिंकेज वैल्यू 15 mm/m, कॉपर का श्रिंकेज वैल्यू 17 mm/m, स्टील का श्रिंकेज वैल्यू 20 mm/m, एंड जिंक का श्रिंकेज वैल्यू आ जाएगा 24 mm/m। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर जनरली कॉल्ड एज। रेसिडुअल स्ट्रेस को जनरली तौर पे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा प्लास्टिक स्ट्रेस बोलते हैं। द रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर जनरली कॉल्ड एज प्लास्टिक स्ट्रेस। सो डिस्क्रिप्शन में देखेंगे हम, द रेसिडुअल स्ट्रेसेस आर दोज स्ट्रेस दैट रिमेन इन एन ऑब्जेक्ट, in particular in a welded component,
Even in the absence of external loading or thermal gradients, in some cases residual stresses result in significant plastic deformation, loading or wrapping and distortion of an object. इसको हम ये समझ सकते हैं रेसिडुअल स्ट्रेस होता है, उसको जनरल तौर पर हम प्लास्टिक स्ट्रेस बोलते हैं।